नमस्कार दोस्तों, कंज्यूमर अवेकनिंग मिशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम उसी विषय पर बार बार आ रहे हैं और आज फिर मेडिकल नेग्लिजेंस के इशू को हम उठा रहे हैं, क्योंकि कई बार सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद भी फिर एक रिट पिटीशन फाइल हुई है सुप्रीम कोर्ट में, जिसका नाम है एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये फाइल हुई है 10 फरवरी 2026 में और इसमें मेन मुद्दा ये है कि मेडिकल सर्विसेज को, मेडिकल नेग्लिजेंस के केसेस को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की परिधि से बाहर रखा जाए। बैकग्राउंड आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इस विषय में बहुत सारे ऑर्डर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, जिसको हम एक बार फिर मेंशन करते हैं कि पिछले कई सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स में इस बात को बार बार स्पष्ट कहा गया है कि मेडिकल नेग्लिजेंस के केसेस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की परिधि में आएंगे, क्योंकि ये सर्विसेज हैं और सर्विसेज की डेफिनेशन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में क्लियर दी गई है। जो पेमेंट लेकर सर्विसेज देगा वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की परिधि में आएगा और मुख्य रूप से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की परिधि में गुड्स, सर्विसेज और अब अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, इन 3 मुद्दों पर चर्चा होती है और 3 विषयों से संबद्ध सभी केसेस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की परिधि में आते हैं। हम फिर से चर्चा करेंगे वी शांता वर्सेस इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट का 1995 के ऑर्डर को, जिसमें पहली बार मेडिकल सर्विसेज को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की परिधि में क्लियर टर्म्स में लाया गया था और इसमें सारे मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई थी, जिसके बारे में हम बार बार बात कर चुके हैं और फिर संदर्भ यदि आएगा तो हम इस पर भी चर्चा करेंगे। फिर एक केस था 2002 में जे मर्चेंट वर्सेस श्रीनाथ चतुर्वेदी, जिसमें मेनली ये कहा गया था कि कंज्यूमर कोर्ट के जजेस को मेडिकल के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, वो मेडिकल के केसेस के लिए एक्सपर्ट नहीं है, इसलिए मेडिकल केसेस को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की परिधि में नहीं रखना चाहिए। तो इसके लिए जे मर्चेंट के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा था कि यदि इस तर्क को माना जाए तो कोई भी कोर्ट फंक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि किसी भी कोर्ट का कोई भी जज 1 या 2 मामलों में एक्सपर्ट हो सकता है, इससे अधिक नहीं हो सकता। तो इसका अर्थ ये हुआ कि देश में अदालतें कोई भी काम नहीं कर सकती जब तक कि सारे मैटर्स का एक्सपर्ट वहाँ पर ना बिठाया जाए। यहाँ पर यह भी स्पष्ट किया गया था कि सिविल कोर्ट हो या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत एस्टैब्लिश्ड ये कंज्यूमर कमीशन हो, सबको एक्सपर्ट ओपिनियन मंगवाने का अधिकार है और एक्सपर्ट ओपिनियन एक्सपर्ट लोगों से मंगवाई जा सकती है और उसके आधार पर कमीशन या कोई भी कोर्ट काम कर सकता है। फिर आया जैकब मैथ्यू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स, जो 5 अगस्त 2005 को सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया। इसमें क्लियरली कहा गया, ये 3 जजेस की बेंच थी, इसे ध्यान से सुनिए, ये 3 जजेस की बेंच थी, क्योंकि अमूमन 2 जजेस की बेंच के ऑर्डर्स हम पढ़ते हैं। यहाँ 3 जजेस की बेंच का ऑर्डर था जो क्रिमिनल मेडिकल नेग्लिजेंस को डील कर रहा था और उन्होंने बड़ा क्लियर कहा कि सारे प्रोफेशनल्स, चार्टेड अकाउंटेंट हो, मेडिकल प्रोफेशन हो, एडवोकेट्स हो, सबके सब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की परिधि में आएंगे। अब फिर से ये प्रश्न क्यों उठा? क्योंकि 14 मई 2024 में इसी सुप्रीम कोर्ट ने बार ऑफ इंडियन लॉयर्स एंड बार एस काउंसिल ऑफ इंडिया वर्सेस DK गांधी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस एंड अदर्स के मैटर में अपना निर्णय दिया और इस निर्णय में ये कहा गया कि एडवोकेट्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की परिधि में नहीं आएंगे, क्योंकि वो सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। ये नहीं कहा कि वो क्योंकि प्रोफेशनल हैं, ये कहा कि सर्विस प्रोवाइडर नहीं माने जाएंगे क्योंकि वो कोर्ट के को असिस्ट करते हैं इन मैनी वेज। वो उसकी चर्चा हम बाद में करते हैं कि कौन से मैनी वेज हैं जिसमें एडवोकेट्स कोर्ट को असिस्ट करते हैं। किंतु इसमें
ऑर्डर करते करते ये कह दिया कोर्ट ने कि प्रारंभ में जब सर्विसेज को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की परिधि में लाया गया था तो ये नहीं सोचा गया था कि प्रोफेशनल्स भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की परिधि में आएंगी, बट ये एक रेफरेंस था, इसमें कोर्ट ने कोई ऑर्डर नहीं किया था। किंतु इस आदेश ने, सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर ने एक बहस शुरू कर दी जिसमें ये बात फिर से कही जाने लगी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की परिधि से मेडिकल केसेस को बाहर किया जाए। इसके लिए जो तर्क दिए गए, ये इशू क्यों आया, पहला तो ये केस था, दूसरा था कि हेल्थ केयर सर्विसेज 2019 के नए एक्ट में शब्द जोड़ा नहीं गया, जबकि टेलीकॉम वर्ड को जोड़ा गया था, क्योंकि टेलीकॉम के बारे में भी पहले सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश था कि टेलीकॉम सर्विसेज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की परिधि में नहीं आएंगी। किंतु फिर उसके बाद एक ऑर्डर हुआ जिसमें टेलीकॉम सर्विसेज को भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की परिधि में लाया गया, और क्योंकि लाया गया इसलिए एक्ट 2019 में टेलीकॉम शब्द को लिया गया। तो ये तर्क ये दिया गया मेडिकल एसोसिएशंस की तरफ से कि जब टेलीकॉम शब्द लाया गया था तो हेल्थ केयर सर्विसेज को क्यों नहीं लाया गया। चूँकि हेल्थ केयर सर्विसेज को नहीं लाया गया इसलिए ये इंडिकेट करता है कि पार्लियामेंट का इंटेंशन ही था कि हेल्थ केयर सर्विसेज को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की परिधि में नहीं लाना है। और एक और तर्क दिया गया कि पार्लियामेंट में जब ये नया एक्ट पास हो रहा था तो उस समय पार्लियामेंट में कुछ स्पीचेस थी, जिस स्पीचेस में कुछ एमपीज़ ने अपनी कंसेंट देते समय ये कहा था कि मेडिकल केसेस को न रखा जाए। किंतु अंततः जब एक्ट पास हुआ तो उसमें स्पष्ट रूप से ये माना गया कि मेडिकल सर्विसेज भी उसमें आएंगी, इसको अलग नहीं किया गया। और अगली बात ये कही गई कि जजेस आर नॉट वेल एक्विटेड विद मेडिकल साइंस एंड मेडिकल नॉलेज। इस बात पर भी ये प्रश्न उठाया गया। पहली बात, जजेस को मेडिकल साइंस की नॉलेज नहीं है, इसके लिए हम पहले ही बोल चुके हैं। जे मर्चेंट केस में सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस की बेंच ने ये स्पष्ट कहा था। अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं 2 जजेस की बेंच की बात कर रहे हैं। हेल्थ केयर सर्विसेज को नहीं लाया गया क्योंकि इसकी आवश्यकता थी ही नहीं, पार्लियामेंट ने आवश्यकता समझी नहीं, क्योंकि हेल्थ केयर सर्विसेज के बारे में कोई भी एडवर्स ऑर्डर अभी तक नहीं हुआ था, जबकि टेलीकॉम के बारे में एक एडवर्स ऑर्डर इसी सुप्रीम कोर्ट का आया था। उसी को काटने के लिए टेलीकॉम शब्द को डालना पड़ा, किंतु हेल्थ केयर सर्विसेज के बारे में आज तक कोई भी ऐसा ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का नहीं हुआ था जिसमें हेल्थ केयर सर्विसेज को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की जुरिडिक्शन से बाहर किया जाए। इसलिए इसकी कोई आवश्यकता ही पार्लियामेंट ने नहीं समझी। अब हम आते हैं कैसे लॉयर्स के प्रोफेशन को मेडिकल प्रोफेशन के पैरेलल के समानांतर माना ही नहीं जा सकता। इसके लिए हम कुछ तर्क बताएंगे। पहला तर्क था कि इस जजमेंट में कोर्ट ने ये माना है कि एडवोकेट्स आर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। वो केवल सर्विस प्रोवाइड नहीं करते, ये कोर्ट के ऑफिसर हैं, कोर्ट को मदद करते हैं, और ये स्पेशल लीगल ऑफिसर्स हैं जो जजेस के साथ अटैच्ड भी होते हैं, हाई कोर्ट के जजेस के साथ भी अटैच्ड होते हैं, ट्रिब्यूनल के साथ भी अटैच्ड होते हैं, उनको हेल्प करते हैं एप्रोप्रिएट केस लॉ ढूंढने में, स्टडी मटेरियल करने में, और पर्टिकुलर केसेस में हेल्प करने के लिए भी ये स्पेशल लीगल ऑफिसर्स होते हैं। ये केवल प्लीड करने के लिए प्रोफेशनल नहीं होते। और कभी कभी अगला तर्क था कि कभी कभी हम कोर्ट ही उनको एमिकस क्यूरे की तरह से अपॉइंट कर देता है। जब कभी प्लेंटिफ या याचिकाकर्ता स्वयं एडवोकेट अपॉइंट नहीं कर सकता तो कोर्ट उनके लिए एमिकस क्यूरे, उनके लिए एडवोकेट अपॉइंट करते हैं। तो वहाँ पर एमिकस क्यूरे की भूमिका भी ये एडवोकेट निभाते हैं। अगला तर्क है कि इनको लोकल कमिश्नर भी अपॉइंट किया जाता है किसी केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, ये भी कोर्ट करता है और इसमें वो कोर्ट की मदद करते हैं। वे केवल सर्विस प्रोवाइडर नहीं है क्लाइंट के लिए। और कभी कभी किसी केस में एक्सपर्ट ओपिनियन ऑब्टेन करने के लिए भी इनको ऑफिसर ऑफ कोर्ट अपॉइंट किया जाता है ताकि वो इन्वेस्टिगेशन में मदद करें। अगला रोल क्या है इन एडवोकेट्स का?
कभी कभी कोर्ट के किसी मैटर में बहुत लंबी एविडेंस होती हैं और उन लंबी एविडेंस को कोर्ट में अगर ये बार बार किया जाए तो उसमें बड़ा समय लगता है। इसके लिए कोर्ट किसी भी एडवोकेट को स्पेशल ऑफिसर ऑफ द कोर्ट अपॉइंट करता है ताकि वो स्टेटमेंट ऑफ विटनेस ले ऑन बिहाफ ऑफ कोर्ट। लोकल कमिश्नर की तरह से काम करते हुए वो कोर्ट के उस काम को भी करते हैं जिसके लिए कोर्ट उनको अपॉइंट करता है। इसके अतिरिक्त लॉयर्स ओथ कमिश्नर भी हैं, नोटरी पब्लिक भी हैं और लीगल डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट भी करते हैं। अगला रोल क्या है लॉयर्स का? लॉयर्स मीडिएटर्स भी होते हैं जो दो पार्टीज के बीच में समझौता करवाते हैं और जिस समझौते को कोर्ट उसे ऑर्डर की तरह से, जजमेंट की तरह से बना देता है, तो ये भी उनका रोल है। और अंतिम बट कम नहीं, एडवोकेट जब एक बार वकालतनामा फाइल करता है तो उसकी ड्यूटी पब्लिक के प्रति भी होती है, कोर्ट के प्रति भी होती है और क्लाइंट के प्रति भी होती है, क्योंकि उसके कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ कंडक्ट रूल हैं कि अगर आपने वकालतनामा फाइल किया है तो उसके लिए आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है, आप किस के प्रति रिस्पॉन्सिबल हो। केवल आप क्लाइंट के प्रति नहीं, पब्लिक के प्रति भी रिस्पॉन्सिबल हो कि आप जो भी काम करोगे अपने पूरी एथिकल वैल्यूज़ को फॉलो करते हुए करोगे और कोर्ट को मदद करोगे, क्योंकि जो कुछ भी आप कर रहे हो वो एक तरह से आप कोर्ट को भी मदद कर रहे हो। क्लाइंट का काम तो कर ही रहे हो पर कोर्ट को भी मदद कर रहे हो। आप साइटेशंस देते हो, केस लॉ दिखाते हो और भी कोई भी सहायता अगर कोर्ट चाहता है कि वकालतनामा फाइल करने वाला वकील करे तो उसको वो भी करना पड़ता है। ये तो था कि कैसे एडवोकेट का काम एक लीगल प्रोफेशनल के काम से अलग होता है, इसलिए इसको इसके साथ नहीं जोड़ना चाहिए क्योंकि एडवोकेट्स को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की परिधि से बाहर निकाला गया है। तो मेडिकल प्रोफेशन को भी अलग किया जाए ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रोफेशनल शब्द का इस्तेमाल करते हुए जैकब मैथ्यू के केस में सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस की बेंच ने ये क्लियर किया था ऑल प्रोफेशनल्स आर सर्विस प्रोवाइडर। किंतु यहाँ जजमेंट में अगर कोर्ट ने लॉयर्स को हटाया है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि सारे प्रोफेशनल्स को हटाया है। ये दोनों प्रोफेशन अलग हैं, दोनों के रोल्स अलग हैं और दोनों का काम अलग है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि स्पेशल ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होता है एडवोकेट, इसलिए एडवोकेट को अलग करने से मेडिकल प्रोफेशनल को भी अलग करना आवश्यक नहीं है। स्पीचेस पार्लियामेंट में, इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकोज लीगल एक्शन ग्रुप वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इसका जून 2022 में डिसाइड किया और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लियर कहा कि आप पार्लियामेंट में हुई स्पीचेस को मद्देनजर रखते हुए और किसी मिनिस्टर ने या किसी एमपी ने अगर ये कहा कि हेल्थ केयर सर्विसेज को नहीं डालना चाहिए और उसके बाद अंततः यदि जब एक्ट फाइनली बना और उसमें इसको सर्विसेज माना गया है तो इसको केवल स्पीचेस को आधार मानकर ऐसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्पीचेस तो एक प्रोसेस ऑफ डिस्कशन है। ये एक विषय पर जब डिस्कशन होता है तो सारे प्रोसेस से थ्रू होने के बाद ही फाइनलिटी में पहुंचते हैं। तो फाइनलिटी में पार्लियामेंट ने सारी सर्विसेज को इंक्लूडिंग मेडिकल सर्विसेज को एक्ट में माना और इस ऑर्डर में स्पष्ट किया कि ये जो प्रश्न उठाया गया है इसका रिप्लाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, केवल स्पीचेस को आधार बनाकर कंज्यूमर प्रोटेक्शन के एम्बिट से हेल्थ सर्विसेज को निकाला नहीं जा सकता। एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को पार्टी बनाया है, 10 फरवरी 2026 को ये केस फाइल हुआ है। अब हमको देखना है कि सुप्रीम कोर्ट इस केस को किस तरह से डील करता है। हम प्रतीक्षा करेंगे कि इस बार सुप्रीम कोर्ट हेल्थ केयर सर्विसेज को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की परिधि में रखने के लिए अपना निर्णय देता है या इसे बाहर निकालने के लिए निर्णय देता है। इसके लिए कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ दोनों ही अपने WS फाइल कर रहे हैं और प्लीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।
आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे इसी तरह के नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, हम फिर मिलेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे फ्यूचर अपलोड्स आपको रेगुलरली मिलते रहें और हमारा आपका संवाद बना रहे। थैंक यू वेरी मच।